नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांता देवी की पांचों बहुओं करीना, अनुष्का, कृति, दीपिका और आलिया को ससुराल आए काफी समय हो गया था, लेकिन पांचों की अब तक घूंघट रखने की आदत नहीं गई थी, जबकि घर में सास के अलावा कोई नहीं रहता था। बावजूद इसके पांचों की पांचों हमेशा 3 मीटर लंबे घूंघट में रहती थीं। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय कांता अपनी बहुओं को आवाज देकर बोलती है, बहुओं, ओ बहुओं, कहाँ हो? कांता के आवाज देने के बाद उसकी पांचों बहुएं लंबा सा घूंघट करके उसके पास आकर बोलती हैं। जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? ओ बहुओं, मुझे जरा पड़ोसन के घर कीर्तन में जाना है, तो तुम में से एक मेरे साथ चलो और बाकी की दोपहर की खाने की तैयारी कर लेना। जी माँ जी, हम कर लेंगे। ठीक है, अब चलो। लेकिन माँ जी, आपने बोला कि एक बहू आपके साथ जाएगी, कौन सी जाएगी ये तो आपने बताया ही नहीं। अरे तुम पांचों की पांचों एक जैसी दिखती हो घूंघट के साथ, इसलिए कोई भी चल लो, नाम लेकर ले जाने से अलग तो हो नहीं जाएगा। ठीक है माँ जी। कांता के इतना बोलने के बाद पांचों आपस में सलाह करती हैं, जिसके बाद सबसे छोटी बहू आलिया कांता के साथ पड़ोसन के घर कीर्तन में जाती है और बाकी की घर में दोपहर के खाने की तैयारी करती हैं। कांता जब अपनी पड़ोसन मंगला के यहाँ कीर्तन में पहुँचती है तो उसके साथ उसकी बहू को देखकर मंगला बोलती है, अरे वाह कांता, आज बहू को साथ लाई है, लेकिन कौन सी वाली है ये तो मुझे भी नहीं पता मंगला, और वैसे भी जान के क्या कर लेगी, इनकी शक्ल तो मैंने भी ठीक से नहीं देखी, शादी के टाइम मुंह दिखाई पर देखी थी, अब तो भूल भी गई, और ये पांचों मेरे सामने भी घूंघट नहीं हटाती तो तेरे सामने क्या हटाएंगी। लेकिन सच में तेरी बहुएं बहुत संस्कारी हैं। अरे वरना आज के समय में कौन इतना लंबा घूंघट करता है, वो भी शादी के इतने समय बाद। ना जाने कभी थोड़ी सी बेशरम बनेगी और अपना चेहरा इस घूंघट के बिना दिखाएंगी। इतना बोलकर कांता कीर्तन में अपने बहू के साथ बैठ जाती है और कीर्तन खत्म होने के बाद जब वो अपनी बहू के साथ घर वापस आती है तो आराम से सोफे पर बैठकर बोलती है, अरे बहुओं, बन गया दोपहर का खाना? हाँ माँ जी, बन गया। आप फ्रेश होकर आइए, हम लगाते हैं। कांता ये सुनकर कमरे में जाकर फ्रेश होकर बाहर खाने की टेबल पर आकर बैठ जाती है और उसकी बाकी की 4 बहुएं उसके लिए खाना लगाती हैं। जैसे ही कांता खाने को चखती है तो अपनी बहुओं की तारीफ करते हुए बोलती है, अरे वाह, ये कोफ्ते किसने बनाए हैं? बहुत अच्छे बने हैं। मैंने बनाए हैं माँ जी। मैंने क्या होता है, अपना नाम लेकर बताओ, क्योंकि तुम पांचों के घूंघट उठे बिना मैं तुमको नहीं पहचान सकती। अरे माँ जी, ये कोफ्ते करीना दीदी ने बनाए हैं। तू कौन सी वाली है फिर? माँ जी, ये तो अनुष्का दीदी है। हे भगवान, तुम पांचों ने क्या मुझे पागल बनाने का ठेका लिया है? एक बात बताओ, शादी के इतने साल बीतने के बाद भी तुम कौन से कसम से घूंघट करती हो? मेरा कसम तो कब का ऊपर गया, और तुम्हारे अपने कसम पूरा दिन काम पर रहते हैं। फिर माँ जी, आपके फोटो वाले कसम से। हमारा मतलब माँ जी ससुर जी की तस्वीर घर के हर कोने हर दीवार पर है, और हम ऐसे ही थोड़ी ना उनकी तस्वीर का निरादर करके बिना घूंघट में घूमे। और साथ ही घूंघट में रहने से हमारे चेहरे पर कोई धूल मिट्टी नहीं लगती, हमारा चेहरा साफ रहता है और गोरा गोरा। बहुत अच्छे, अब निकलो पांचों की पांचों, जाकर अपने गोरा चेहरा खुद निहारो और मुझे यहाँ चैन से खाने दो। कांता की पांचों घूंघट वाली बहुएं वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन अब सिर्फ मसला घूंघट का नहीं था। कांता की बहुएं अब घूंघट का फायदा उठाकर हेरा फेरी करना शुरू कर देती हैं। एक दिन इत्तेफाक से पांचों बहुएं एक जैसी साड़ी पहन लेती हैं, जिसका फायदा उठाकर अनुष्का कांता के पास जाकर बोलती है, माँ जी मुझे जरा कुछ पैसे दे दो, वो मुझे कुछ काम है, और अगर बाकी के पैसे बच गए तो मैं उससे घर के लिए सब्जियाँ भी ले आऊंगी, वो भी खत्म है ना। अच्छा रुक देती हूँ। कांता अपने पर्स से पैसे निकालकर अनुष्का को दे देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और कुछ देर में उसके पास करीना आती है और बोलती है, माँ जी मुझे जरा कुछ पैसे दे दो, घर में सब्जियाँ खत्म है, लेकर आनी है। अरे अभी जो पैसे दिए उसमें से कुछ नहीं बचा क्या? मुझे कहाँ दिए, मैं तो अब लेने आई हूँ पैसे। मैं दोपहर का खाना बना रही थी तो देखा सब्जी खत्म है, इसलिए आपके पास आ गई पैसे लेने। झूठ ना बोल, इस साड़ी में तू अभी आई थी, घूंघट की वजह से चेहरा नहीं पता, लेकिन साड़ी तो याद है मुझे। अंधी ना हूँ मैं, तुमको लगता होगा अपनी सास को घूंघट पे पागल बना दो, लेकिन इतनी पागल नहीं हूँ मैं। लेकिन माँ जी ऐसी साड़ी तो हम पांचों ने पहनी है। वो क्या है ना, आज मंगलवार है तो सबने लाल रंग के चक्कर में आपकी दी हुई एक जैसी लाल साड़ी पहन ली। अब आप मुझे पैसे दे दीजिए, वरना रात के खाने के लिए कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, तो अब ये घूंघट का फायदा उठाने लगे हैं। कोई नहीं, जल्दी ही इनके घूंघट ना हटवाया ना तो मेरा नाम भी कांता देवी। कांता अब करीना को भी पैसे दे देती है, लेकिन अब उसको अफसोस होता है कि वो अब तक अपनी बहुओं को घूंघट क्यों नहीं उठवा पाई। लेकिन ये घूंघट का फायदा उठाने की साजिश इतनी ही नहीं रहती। एक शाम मोहल्ले की दुकान से कांता की पांचों बहुएं घूंघट में बारी बारी जाकर कुछ न कुछ खाने का सामान लेकर आती हैं, जिस पर उसी शाम जब कांता उस दुकान के पास
पास से गुजरती है तो दुकान वाला कांता को रोकते हुए बोलता है। अरे कांता बहन, तुम तो बिन देखे जा रही हो, पैसे तो देती जाओ। कौन से पैसे? अरे तुम्हारी बहुए ना 5-6 बार मैगी का पैकेट लेकर और कुछ खाने पीने की चीजें लेके गई है, और पैसे मांगने पर उन्होंने कहा माँ जी दे देगी। कौन सी वाली बहू आई थी? अरे अब ये पता नहीं, जब आई तो लंबे घूंघट में आई। अब ये कहना मुश्किल है एक ही बहू आई बार बार या फिर अलग अलग आई। आप बेचारे क्या ही पहचानोगे जब मैंने ही नहीं पहचाना आज तक उन 5 को घूंघट में। वैसे कितने पैसे हुए? 1000 रुपए। कांता को अब 1000 का चूना लग चुका था, जिस पर वो गुस्से में घर आती है और अपनी 5 बहुओं को बुलाकर बोलती है। बहुओं, बाहर आओ। जी माँ जी। तुम 5 के घूंघट ने अब मुझे परेशान कर दिया है, इसलिए अब तुम 5 को ये घूंघट हटाना पड़ेगा। नहीं माँ जी, हमारे संस्कार हमें ये इजाजत नहीं देते हैं कि हम घूंघट हटाएं। घूंघट हटाएं। इतना बोलकर 5 वापस अपने अपने कामों में लग जाती हैं, जिस पर कांता खुद से बोलती है। अच्छा बेटा, अब बात तुम्हारे संस्कार की नहीं है, बल्कि तुम 5 को घूंघट में रहकर हेरा फेरी करने में मजा आने लगा है। कोई नहीं, जल्दी ही तुमको पता लगेगा कि इस घूंघट के क्या नुकसान है। कोई तो ऐसा मौका आएगा जब ये घूंघट तुम्हें खुद हटाना पड़ेगा। कांता के ये बोलने के दूसरे दिन ही मोहल्ले में पुलिस आती है, और इतना ही नहीं, पूरे मोहल्ले के घर छोड़कर सिर्फ पुलिस कांता के घर आकर बोलती है। कांता जी, मैंने सुना है आपके घर पे 5-5 घूंघट वाली औरतें रह रही हैं। जी इंस्पेक्टर, मेरी 5 घूंघट वाली बहुएं हैं। क्यों, क्या हुआ? इतने में वहाँ 5 बहुएं भी आ जाती हैं और पुलिस को अपने घर में देखकर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। तभी पुलिस वाला बोलता है। देखिए, मोहल्ले में कई दिनों से चोरी हो रही है और एक औरत जो घूंघट में रहकर चोरी कर रही है। अब आपकी 5 बहुएं घूंघट में रहती हैं, तो हमें शक है कि इनकी आड़ में छुपके आपके घर तो नहीं रह रही हैं। हमारे पास उनकी तस्वीर है, आप एक बार इनका घूंघट उठवा दीजिए। जी इंस्पेक्टर साहब। बहुओं, सुना नहीं, अपना घूंघट हटाओ। नहीं माँ जी, हमने आज तक आपके सामने अपना घूंघट नहीं हटाया है, तो इनके सामने हम कैसे हटा दें? ऐसे नहीं मानेंगी ना, रुको। ऐसा करिए इंस्पेक्टर साहब, आप इन 5 को ले जाइए पुलिस स्टेशन, और जब तक ये घूंघट न हटाए लगाइए डंडे इनके। मैं नहीं रोकूंगी। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? हवलदार, ले चलो इनको। रुकिए, हम हटाते हैं घूंघट। 5 अपना घूंघट हटा देती हैं और पुलिस वाले के साथ साथ कांता और मोहल्ले के और लोग भी 5 का चेहरा देख लेते हैं। लेकिन उनके घूंघट हटाने के तुरंत बाद पुलिस वाले को कॉल आता है, और कॉल सुनने के बाद वो बोलता है। माफ करना, अभी अभी फोन आया है कि वो चोरनी पकड़ी गई है, हम चलते हैं। पुलिस के जाते ही 5 दोबारा घूंघट करने लगती हैं, जिस पर कांता उनको रोकते हुए बोलती है। बहुओं, अब अगर तुमने ये घूंघट दोबारा किया तो देखना, मैं खुद तुमको पुलिस वालों के हवाले करके आऊंगी और कहूंगी ये भी उस घूंघट वाली चोरनी के साथ ही है। नहीं माँ जी, हम अब दोबारा घूंघट नहीं करेंगे। खुश? खुश? अपनी बहुओं के घूंघट हटाने से कांता बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसको अपनी बहुओं को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और उसकी बहुएं अब उसके साथ हेरा फेरी भी नहीं कर पाती। शादी के कुछ दिनों बाद ही सीमा अपनी सास माया के साथ रहना नहीं चाहती थी, और उसने शादी के 1 हफ्ते बाद ही ससुराल में ड्रामे करना शुरू कर दिया था। एक ही घर में साथ रहते हुए भी सीमा अपनी सास माया का फायदा उठाती थी, क्योंकि माया बहुत भोली थी। इस वजह से वो अपनी बहू की चालाकियों को समझ नहीं पाती थी। ऐसे ही एक दिन सीमा अपनी सास माया को बोलती है। माँ जी, मेरे पेट में दर्द है, आज आप काम कर लो, और हाँ, खाना भी बना लेना। अच्छा बहू, तू आराम कर ले, मैं बना देती हूँ खाना। सीमा की सास खाना बनाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद उसका बेटा अर्जुन आकर सीमा को बोलता है। सीमा, मेरा खाना पैक कर दो, जल्दी निकलना है मुझे ऑफिस के लिए। मम्मी बना तो रही है, उनको बोल दो। क्यों, आज तुम क्यों नहीं बना रही? देखो, मेरी तबीयत खराब है, मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मैं नहीं बना रही। एक दिन वो बना देंगी तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। मैं तो पूछ ही रहा हूँ बस। कोई नहीं, तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अर्जुन खाना अपनी मम्मी से पैक करवाकर निकल जाता है, और सीमा अपनी सास से घर का सारा काम करवाती है। बुढ़ापे में माया अपना और सारे घर का काम खुद करती है। अपने बर्तन के साथ साथ वो सबके झूठे बर्तन भी खुद ही साफ करती है। और वहीं उसकी चालाक बहू सीमा पूरे दिन फोन में रील्स बनाती या सोया करती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सीमा अपनी सास को सर दर्द का बहाना बनाकर उससे काम करने की बोल देती है। माया रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसका छोटा बेटा विकी रसोई में आता है और अपनी माँ को बोलता है। मम्मी, खाना बन गया क्या? बस बेटा 5 मिनट रुक जा, अभी लगा रही हूँ खाना। भाभी कहाँ है? आज वो नहीं बना रही क्या? अपने कमरे में है, सर दर्द है उसका, आराम कर रही है। क्या चक्कर है?
कभी सर दर्द, कभी कमर दर्द, तो कभी पेट दर्द। चलो ठीक है, आप खाना टेबल पर रख देना, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। विक्की हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है और खाना खाकर अपनी भाभी के कमरे में जाता है तो अपनी भाभी को रील्स बनाते हुए देखता है और तभी वो थोड़े बेरुखे लहजे में बोलता है। भाभी तुम्हारे तो सर दर्द हो रहा था और अब रील्स बना रही हो, लेकिन खाना नहीं बन रहा था तुमसे। ओ अच्छा, माँ के सिखाए पर चल रहे हो। लगता है सासू माँ ने सब कुछ सिखा पढ़ा कर भेजा है। मम्मी ने कुछ नहीं बोला मुझे, तुम खुद भी कुछ कर लिया करो। अरे काम करके फोन चला लो, कोई कुछ बोलेगा थोड़ी। तो माँ जी भी तो सारा दिन खाली बैठी रहती है, थोड़ा काम कर लेंगी तो क्या हो जाएगा। इस उम्र में अगर ऐसे ही बैठी रही ना तो उनके हाथ पैर जाम हो जाएंगे, और वो इतनी भी बड़ी उम्र की नहीं हो गई है कि थोड़ा बहुत काम कर लेंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। सामने वाली पड़ोसन मनीषा अपनी खिड़की से सब देखती रहती है और साथ वाली पड़ोसन कमला को अपनी छत से माया के घर की सारी बातें बताते हुए बोलती है। माया की बहू जब से आई है तब से कोई काम नहीं करती। रोजपति के जाने के बाद बेचारी अपनी भोली सास माया से काम करवाती है। बेचारी सीधी सादी सी है माया, उसका पूरा फायदा उठाती है ये चालाक बहू। हाँ, बड़ी चालाक बहू है माया की। और क्या, अरे बेचारी अपने कपड़े भी खुद धोती है और बहू दिन भर घर में पड़ी रहती है बस। पति तो गुलाम है अपनी बीवी का, तो कुछ बोलता ही नहीं। अरे आजकल तो पता नहीं कैसी कैसी बहुएं आ रही है, न जाने हमारी बहू कैसी आएगी। कुछ बात बेटे पर भी डिपेंड करती है, पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। चलो मैं काम कर रहा हूँ, सारा काम पड़ा हुआ है। ऐसे ही दिन गुजरता है। रात से माया अपने कमरे में आराम कर रही होती है और सुबह तक उसकी नींद नहीं खुलती। तभी सीमा उसके कमरे में जाकर बोलती है। मम्मी जी, सुबह हो गई है, आप उठी नहीं अभी तक। वैसे तो आप रोज उठ जाती हैं। देखो ना, सारा घर फैला हुआ है, आपने कोई काम नहीं किया। रोज तो इस वक्त तक आप सारा काम कर लेती हैं। बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सब समझती हूँ मैं, आपके ये काम ना करने के बहाने। आने दो आज आप अपने बेटे को, फिर बताऊंगी मैं कि कैसे आप सारा दिन महारानी की तरह बस हुक्म चलाती हैं और सारा काम मुझसे करवाती हैं। बहू थोड़ी नौकरानी लेकर आई है ना आप तो शादी करके। सीमा की आवाज सुनकर वहाँ विक्की आता है और अपनी भाभी को अपनी माँ पर ऐसे चिल्लाता देखकर बोलता है। क्या हो गया, क्या बोले जा रही हो भाभी? और मम्मी काम करती तो हैं। वैसे भी तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा फर्ज है सास की सेवा करना, लेकिन तुम तो सास से ही सेवा करवाती रहती हो। ओ माँ के चमचे, कम बोला कर, समझा? भाभी हूँ मैं तेरी, कम ही बोला करो मेरे आगे, वरना तुम्हारे भैया को बता दूंगी ना तो फिर तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। जब देखो अपनी माँ का सिखाया ही बोलता रहता है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, भाभी होंगी आप अपनी जगह, मेरी माँ को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। घर में बहू तुम हो तो तुम ही बनाओगी खाना। ज्यादा भोली सास मिली है तुमको तो उसका फायदा मत उठाओ। मैं तो नहीं बनाऊंगी, कर लो जो करना है। और कहाँ से भोली है ये, एक नंबर की चुगलखोर सास है। भाभी हाथ उठ जाएगा मेरा अगर मेरी माँ के लिए कुछ बोला तो। ये नहीं देखूंगा मैं कि तुम बड़ी हो और मेरी भाभी हो। सीमा मारने के लिए झाड़ू उठाती है और माया उसे रोकते हुए बोलती है। मत लड़ो बेटा, लोग तमाशा देख रहे हैं। लोगों के सामने तो घर की पोल पट्टी मत खोलो, लोग मजे लेते हैं दूसरों के घर में हो रहे तमाशे को देखकर। विक्की, चल बेटा अपने कमरे में चल। आज तो माँ ने रोक लिया, और आगे से ये बात याद रखना कि तुम जो आज मेरी माँ के साथ कर रही हो, किसी दिन तुम्हारी माँ के साथ भी वही होगा, तब तुम्हें पता चलेगा। घर में लड़ाई रोकने के लिए माया अपने बेटे को कमरे में ले जाती है और सामने पड़ोस की औरत वहाँ खड़ी खड़ी लड़ाई देखती रहती है। सीमा गुस्से में झाड़ू फेंककर अपने कमरे में चली जाती है और शाम को अपने पति के आते ही उसके कान भर देती है। सुनो जी, मैं नहीं रहूंगी अब इस घर में, तुम्हें रहना है तो रहते रहो। मैं तुम्हारी माँ के साथ एक और दिन नहीं रह सकती, मुझे मेरी माँ के घर जाना है। क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई घर छोड़ के जाने वाली? तुम्हारी माँ सारा सारा दिन तुम्हारे भाई के कान भरती है और वो नवाब बनकर मुझ पर हुक्म चला रहा था आज। मैं उसे समझा दूंगा, इतना बोला कैसे आखिर वो? और अगर तुमको ज्यादा परेशानी हो रही है तो तुम और मैं कहीं और चल के रहते हैं। अच्छा, हम ऐसे क्यों जाएंगे? अपना हिस्सा लेकर जाएंगे। मैं किसी भी कीमत पर अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगी। बोल देना अपनी माँ और भाई से कि कल से अपना खाना अलग बनाए और मैं अपना अलग बनाऊंगी। मुझे उन दोनों से कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा उनको। अर्जुन अपनी माँ को अपनी बीवी की बोली बातें बताने चला जाता है और खिड़की से सब सुन रही मनीषा पड़ोसन साथ वाली कमला को सारी बातें बताती हुई बोलती है। आज तो बहुत तेज लड़ाई हो रही थी। देवर भाभी को बोलने आया होगा कि माँ की तबीयत खराब है, काम कर लिया करो, बस इसलिए उससे लड़ने लग गई होगी। मुझे तो माया की बहू ना एक नजर नहीं भाती।
इतनी गंदी सी है वो और इतना बनती है। वो तो माया भोली है, उसे अपनी बहू की चालाकियाँ समझ में नहीं आती। हाँ, झाड़ू उठा ली थी देवर को मारने के लिए, तभी माया ले गई उसे। पड़ोसन इनके घर के झगड़ों को अपनी चर्चा का विषय बनाकर खूब मजे लेती रहती है। ऐसे ही वक्त के साथ सीमा एक घर के 2 हिस्से कर देती है। अच्छी खासी फैमिली उसके आते ही खराब होने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और सीमा अपना काम खुद करने लगती है। एक शाम सीमा बेड पर लेटी रहती है और दूसरी तरफ बेचारी माया अपना और अपने बेटे का खाना खुद ही बनाती और काम भी खुद ही करती। शाम को जब अर्जुन घर आकर देखता है तो पूरा घर फैला हुआ होता है और ये देखकर अर्जुन बोलता है, जान क्या हो गया? घर फैला हुआ है, तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। खाना बना लिया तुमने? कुछ नहीं बनाया, आप बना लो। खाना बाहर से मंगवा लेता हूँ और बाकी के जो घर फैला हुआ है और बर्तन पड़े हुए हैं ये मैं कर लेता हूँ। क्यों? बाहर से क्यों मंगवाना है? पता है कितना महंगा पड़ेगा। अपनी माँ से बोल दो, वो बना देंगी। एक दिन तो अपने बेटे के लिए खाना बना ही सकती है, तुम भी उनकी सगी औलाद हो। हाँ जाता हूँ। माँ खाना बना दो हमारे लिए भी आज, वो सीमा की तबीयत ठीक नहीं है। भाई माँ क्यों बनाएंगी? अब अपना अपना बनाओ, होटल तो खुला है, वहाँ से मंगा लो। माँ नहीं बनाएंगी कोई खाना किसी के लिए भी। अपने भाई की बात सुनकर अर्जुन अपने कमरे में आकर बाहर से ऑनलाइन खाना मंगवा लेता है और खाना खाने से पहले सारे घर का काम खत्म करके नहा के बैठ जाता है और तब तक खाना भी आ जाता है। और तभी सीमा खाना देखकर बोलती है, बाहर से मंगवाया खाना आपने? हाँ वो मना कर रहा था विक्की कि माँ खाना नहीं बनाएंगी, तो मैंने बाहर से मंगवा लिया। लगता है इसको अपने जाल में फंसाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। सीमा के पास कुछ दिन बाद उसकी माँ का कॉल आता है और उसे ये पता चलता है कि उसकी भाभी उसकी माँ के साथ बहुत गलत बर्ताव करती है, जिस वजह से उसकी माँ बहुत परेशान थी। अपनी माँ के साथ ऐसा अत्याचार होते देखकर उसे बहुत दुख होता है और उसे अपने देवर की बात याद आती है। अपनी माँ से बात करने के बाद वो कॉल कट करके अपनी सास से माफी मांगने जाती है और बोलती है, मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपके भोलेपन का बहुत फायदा उठाया और आपको बहुत सताया, जबकि मुझसे भूल हो गई कि आप भी तो मेरी माँ है। जब मेरी माँ पर ये बीती तो मुझे एहसास हुआ कि आपको कितना बुरा लगता होगा। मुझे माफ कर दो। बहू, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है, कोई बात नहीं। और देवर जी आप भी कब तक ऐसे गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर रखेंगे? माँ जी बोलो ना इनसे कि मुझसे बात कर ले। बेटा बोल ले, भाभी है तेरी, कोई नहीं, उससे गलती हो गई, उसने माफी मांग ली। आखिर हम एक परिवार है, रहना तो हमें एक साथ ही है। सीमा माफी मांग लेती है, जिसके बाद विकी भी उसे माफ करके उससे बातें करने लगता है और वो पूरी फैमिली अगले दिन सब एक साथ मंदिर जाती है। पूरे परिवार को एक साथ देखकर सामने वाली मनीषा कमला से बोलती है, सब बोलने लग गए एक दूसरे से, लगता है इसने सबको काबू में कर लिया आपने। आज चारों घूमने जा रहे थे, पति तो कब्जे में है ही, देवर को भी काबू कर लिया इसने, और सास तो बेचारी भोली है ही। हाँ हाँ वो तो है, कोई नहीं, चलो हमें क्या करना है इनकी राम कथा से। पड़ोसनी सारी राम कथा जानने के बाद भी बोलती है कि हमें क्या करना, लेकिन इन सब से हटकर आखिरकार सीमा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और अंत में उसकी चालाकी कोई काम नहीं आती और वो अपनी भोली सास पर जुल्म करना बंद कर देती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।